नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत में भले ही आजकल कड़ाके की सर्दी हो, लेकिन बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वहां का पारा बढ़ता जा रहा है। अभी से बयानों की तपिश महसूस होने लगी है। खासकर पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई। यह सीट ममता और शुभेंदु के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। हार और जीत के लिए रण में प्रण होने लगे। ममता को शुभेंदु की सीधी ललकार ने टीएमसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ा दी और आज भी मिदनापुर में दीदी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। रक्त रंजित राजनीति के लिए बदनाम टीएमसी मारपीट की सियासी सड़क पर दौड़ रही। बंगाल की धरती को लाल करने वालों पर आज हमारे साथ कीजिएगा 5 का प्रहार। लेकिन सबसे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मां माटी मानुष 2021 का महाघमासान। सज गया चुनावी मैदान। पश्चिम बंगाल का रण। शुभेंदु अधिकारी का प्रण। আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। जनता के सामने खुले आसमान में शुभेंदु की सबसे बड़ी शपथ है ये। खलबली पूरे टीएमसी में है। हार जीत के दावे तो हर चुनाव में होते हैं, पर यहाँ हदें पार की जा रही है। दीदी को अपने बयानों से खुश करने की होड़ में टीएमसी नेता कुछ ज्यादा ही बोल गए। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি। যদি 1 লক্ষ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেবো আর জীবনে ঝান্ডা ধরবো। यहाँ मुद्दा हार जीत से ज्यादा इज्जत का है। शुभेंदु के पार्टी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को नाक की लड़ाई बना लिया है। নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। असल में बंगाल में टीएमसी को मजबूत करने में शुभेंदु का बड़ा योगदान रहा है। ये तो सच है कि शुभेंदु के पार्टी छोड़ने से टीएमसी को बड़ा नुकसान हुआ है। ममता चाहती है कि ये संदेश लोगों के बीच ना जाए, लोगों के बीच छवि यही बनी रहे कि टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी है। पर बीजेपी को मौका मिला तो इसे अलग ट्विस्ट दे दिया। बीजेपी कह रही है कि ममता को भवानीपुर में हार का डर है, इसलिए नंदीग्राम की ओर भाग रही हैं। देखिए, नंदीग्राम के बारे में शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा कौन जानता है। हार जीत क्या होने वाला ये तो उनके हाथ में ही है, इसलिए जो बोला उन्होंने शायद करके भी दिखा देंगे। बंगाल में धुआंधार प्रचार करने वाले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हमलावर हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता सब समझ चुकी है, इसलिए दीदी की सहानुभूति वाली सियासत इस बार नहीं चलेगी। स्थिति दिल्ली में दीक्षित जी की हो गई थी, वैसी स्थिति इनकी हो जाए। आपको बता दें कि 2007 में नंदीग्राम जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन से ही ममता को बंगाल की सियासत में पंख लगे थे। बुद्धदेव सरकार के खिलाफ जमीन तैयार करने वाले सिपह सलाहकार शुभेंदु अधिकारी ही थे। लेकिन आज शुभेंदु की राह अलग हो चुकी है। अब वो बीजेपी में है। दीदी को सीधी टक्कर देने के साथ साथ वो विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। ममता के नंदीग्राम में उतरने के फैसले से शुभेंदु को फायदा ही होगा, उनका कद और बड़ा होगा। अब बंगाल की सीधी लड़ाई ममता वर्सेस शुभेंदु की ओर इशारा करेगी। मतलब साफ है कि अब चुनावी युद्ध के मैदान में प्रचंड वार होगा, पलटवार होगा और सबसे बड़ा प्रहार होगा।
और इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी से। संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पामेला गोस्वामी हैं, राज्य सचिव हैं बीजेवाईएम की। नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ सायरा शाह हलीम हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ संजय सरकार है, नेता हैं टीएमसी से। और बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत नुपुर में आपसे करना चाहूंगा कि भवानीपुर और नंदीग्राम जो 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला है, टीएमसी कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये मास्टर प्लान है या फिर बौखलाहट है, ये घबराहट है? अक्सर देखा जाता है राजनीति में कि अगर आप परचम अपने इमेज क्षेत्र से बाहर ले जाके एक प्रभाव डालना चाहते हैं आप दाताओं के बीच के अंदर, तो आप एक से अधिक सीट से आप कॉन्टेस्ट करते हैं। मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप नए नए मैदान में कूदे हैं। जब आपका टर्फ है, लगभग 3 टर्म आप सरकार चला चुके हैं, आप कहते हैं आपके नाम से, आपके विकास के नाम से, मतलब दीदी के नाम से, दीदी के विकास के नाम से वहां पे पूरा लहर चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, और फिर आप कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन चलिए आज मैं 1 से अधिक सीट से चुनाव लड़ूंगी। तो ये घबराहट है और कुछ नहीं। ना भूलिएगा शुवेंदु अधिकारी जी के परिवार में कौन कौन है। उनके पिताजी सांसद, किस बेरहमी से टीएमसी ने उनको निकाला, उनके भाई सांसद, और इनके दूसरे भाई मेरे हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। तो जब आपने एक परिवार को समेटने की कोशिश कर दी और आपने इतना परेशान किया कि आप कहते हैं पहले मेरे भतीजे के पास जाके आप अपनी हाजिरी लगाओ, फिर कहते हैं एक बाहरी प्रशांत किशोर के सामने जाके हाजिरी लगाओ, इतने कद्दावर नेता को आपने छोटा बना दिया। और फिर आपने बहुत ही पब्लिकली गंदी गंदी बातें भी कही। आपके दिग्गज नेताओं ने उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने। कोई भी इतना बड़ा नेता ऐसे धूल में नहीं सिमट जाएगा जी। और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ ही समय पहले यही दीदी है, अगर ये दावा कर रही है कि उनकी लहर है और वो चुनाव जीतेंगी, तो क्या जरूरत आन पड़ी थी कि वामपंथी दलों को और कांग्रेस की पार्टी को कहती है आओ साथ में चुनाव लड़ते हैं जी। अगर आपका इतना बड़ा बोलबाल है तो अकेले चुनाव लड़ लीजिए ना। बिल्कुल नुपुर, इस बारे में मैं चाहूंगा बादल देवनाथ जवाब दे इस बात का। बादल देवनाथ बताइए जरा कि 2-2 सीटों से चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों है? क्या ये भाप चुकी है कि 1 सीट पर शायद हार हो सकती है? नहीं, मोदी जी ने भी गुजरात से और वाराणसी से उम्मीदवार थे, और आप अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से उम्मीदवार थे। आडवाणी जी गांधीनगर से, दिल्ली से 2 जगह से उम्मीदवार थे। तो आप बीजेपी से इंस्पायर हो रहे हैं कि राहुल गांधी से सबक ले रहे हैं? ऐतिहासिक है। आप बीजेपी से इंस्पायर हो रहे हैं कि राहुल गांधी से सबक ले रहे हैं? ऐतिहासिक प्लेस है। सुन लीजिए ना, बीच में आप खुद क्यों बोल रहे हैं? आप तो अहंकार है। तो राहुल गांधी का बात छोड़ दीजिए, मोदी वर्सेस ममता का ही है। और ममता बनर्जी नंदीग्राम ऐतिहासिक हिस्ट्री प्लेस है, इसलिए वहां से वो उम्मीदवार रहेंगे और भवानीपुर भी रहेंगे। और नुपुर मैडम का मैं बात को जवाब देना चाहता हूँ। भाजपा ने बार परिवारवाद और वही शुभेंदु के पिताजी, भैया, भतीजे, परिवार सब भाजपा के अंदर है। और नुपुर मैडम को याद नहीं है, जानकारी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जैसे तृणमूल के जितने लीडर जिसके ऊपर ममता बनर्जी परेशान थे, निराश थे, और उन लोगों को जिसको वीडियो दिखाया था प्रदेश अध्यक्ष में जो पैसा ले रहा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उन लोगों को लेके भाजपा का प्रदेश। बादल देवनाथ बाकी चीजें छोड़िए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर टीएमसी की लहर है तो फिर 2-2 सीटों से लड़ने की जरूरत क्यों है? कोशिश कर रहा है 2 सीटों से लड़ने की जरूरत क्यों है बादल देवनाथ, अगर लहर है आपकी तो? या बीजेपी की जो लहर है उससे आप शंकित हो गए? अभी भाजपा का कमेटी नहीं है। सुनिए ना, भाजपा का कमेटी अभी नहीं है। वो टीएमसी का नेता लोग भाजपा के अंदर है और वो टीएमसी का बी टीम हो गया। नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रहे? नुपुर शर्मा जवाब दीजिए, उसके बाद चलूंगा संगीत रागी के पास। नुपुर शर्मा। मैं 2 चीजें कह के इनका जवाब दूंगी जी। सबसे पहले तो ये मेरी बात समझे नहीं, टीएमसी में शायद समझ की कमी है। जब आप बता दीजिए, जब मोदी जी 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, तो क्या हम एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे थे? क्या हम ऑलरेडी सरकार में थे? नहीं थे। हम सरकार बनाने के लिए 2 सीटों पे चुनाव लड़े हैं। और आपने जिसका भी एग्जाम्पल दिया है, सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके ऊपर नहीं बोली। आप तो ऑलरेडी सरकार में है, अब आपको क्या जरूरत आन पड़ी अपनी सीट से आगे जाके दूसरी जगह लड़ने की? 2014 के अंदर मोदी जी तो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो हम अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे थे, समेट नहीं रहे थे अपने होम टर्फ को। आज आपका होम टर्फ लड़खड़ा रहा है, इससे
ये संभावना है नुपुर की, चूंकि नंदीग्राम जाएंगे तो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना ना करना पड़े, इसलिए सेफ सीट मानकर वो चल रही हैं। मैं वापस और चर्चा पर वापस लौटा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल चुनाव पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा कल ये बैठक करेंगे। दिल्ली में बैठक होने वाली है बंगाल चुनाव को लेकर के, बंगाल चुनाव को लेकर जो बीजेपी लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है, रैली लगातार कर रही है, भारी संख्या में भीड़ उन रैलियों में, जनसभाओं में आ रही है। शायद यही वजह है कि टीएमसी के अंदर बौखलाहट कुछ हद तक बढ़ी हुई है। संगीत राय की कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कि शुभेंदु के गढ़ से ममता ये कहती हैं, संदेश क्या देना चाह रही हैं? देखिए, ममता जी ये संदेश देना चाह रही हैं कि हम डर नहीं रहे हैं। मुझे शुभेंदु अधिकारी की जो चैलेंज है वो हमें स्वीकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो डर भी है। डर इसलिए है क्योंकि देखिए, कई बार ममता बनर्जी की यदि राजनीति को हम देखें तो उनकी राजनीति विवेक भी से चिल्ला संचालित नेता नहीं से मेरे होती। डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जलन हो रहा है, पीछे मिर्ची लगी हुए हैं, और जो गया है उस चिल्ला टाइप को नेता से हमें कभी डर नहीं है। और जो नंदीग्राम एक संग्राम को जगह है। संजय सरकार, एक एक करके बात करते हैं। सर, मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त आपको मिलेगा। जी संगीत रागी। इसलिए ममता जी की राजनीति जो है, उनके काम करने का तरीका एकदम अलग है। कभी आप नहीं देखेंगे कि उसमें विवेक का प्रयोग है, संवेग, आवेग और एक ढंग से आप कहें इसेंट्रिक पॉलिटिक्स, एकाएक आपने उसको काम ले लिया। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के जाने से वो इतना आवेशित हैं, इतना क्रोधित हैं और इतना विचलित हैं। मुझे लगता है कि इसमें चैलेंज से ज्यादा उनमें जो एक भय या विचलन जो आया है जी, उसका ये नतीजा है कि उन्होंने डिक्लेयर कर। ठीक है, संजय सरकार कुछ कहना चाह रहे हैं संगीत रागी पर। संजय सरकार अपनी बात आप रखिए। अब आप सुनिए, जी संजय सरकार बताइए। सुनिए, जब से ममता दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, जब से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को मिर्ची लग चुके हैं। और दूसरे नंबर बात है, शुभेंदु अधिकारी का पूरा डिप्रेशन हो चुका। अब जब भी देखता है कोई मंच में भाषण देता है, तब देखेंगे उसको लगता है कहीं नाटक कर रहे हो जाबी कोरे जाबी निये नीबो, उसको कहीं डिप्रेशन हो रहा है। बहुत बड़ा डिप्रेशन है। क्यों? शुभेंदु अधिकारी को जनता नहीं, वो पैसा देकर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स करता है। यहाँ पर यात्रा पाला होता है सर्दी का मौसम में, और सर्दी का मौसम में जो यात्रा पाला होता है ना, यात्रा पाला के लिए अगले दिन भारतीय जनता पार्टी को तो हार निश्चिंत है। हम दीदी को बोलेंगे नहीं, चुनावी दावे हो सकते हैं सर, लेकिन नतीजे आने से पहले हर पार्टी यही दावा ठोकती है कि दूसरी पार्टी की हार निश्चित है, हम जीतने वाले हैं, अभूतपूर्व जन समर्थन हमारे साथ है। लेकिन जब मुख्यमंत्री दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर ले तो संशय बन जाता है कि आखिरकार सरकार को अपने किए गए कामों पर भरोसा है कि नहीं है। पामेला गोस्वामी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल चुनाव हार रही है। देखिए, ये सभी लोग तो मेरा सभी पैनलिस्ट और आपको शुभ संध्या। और ममता बनर्जी जो डिसीजन कर लिया है, मुझे लगता है कि उनको बहुत डर है कि वो भवानीपुर से हारने वाले हैं। और जो बोल रहे हैं कि भवानीपुर मेरा बड़ा बहन है और नंदीग्राम मेरा छोटा बहन है, जिस केंद्र को वो केंद्र बिंदु करके, जिस क्षेत्र को, जैसे नंदीग्राम हो गया, सिंगूर हो गया, फिर काशपुनी हो गया, फिर गौड़बेता हो गया, वो सबको भूल चुके हैं। आज ममता बनर्जी 1,400 करोड़ रुपया का नुकसान किया था सिंगूर से, और वो जमीन आज के दिन भी वो सब किसानों को नहीं मिला है। और वो किसान को, बंगाल का युवाओं को विकास चाहिए, बंगाल का किसानों को काम चाहिए। तो आज बंगाल में कुछ भी नहीं है। तो आज साधारण जनता ममता बनर्जी के ऊपर पूरा भरोसा उठ गया है। उनको भाजपा चाहिए, उनको विकास चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आज के दिन ममता बनर्जी इज टोटल फेलियर। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ये भी इंसान को एक और बार उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो पश्चिम मेदिनीपुर का कोई भी सीट से लड़ेगा, क्योंकि अगर वो लड़ेगा भी वो हारेगा। और मैं तो ममता बनर्जी को ये बताना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी 1 नहीं 2 नहीं, वो 10 सीट से भी अगर चुनाव लड़ेगा तो भी वो हारने वाला है। जी ठीक है, पामेला गोस्वामी वापस मैं लौट रहा हूँ। कि नुपुर शर्मा, ममता बनर्जी जो बाहरी का आलाप लगाती हैं बार बार, अगर बात करते नंदीग्राम की, वहां तो खुद बाहरी हैं। वो उस वक्त सिंगूर में थी जब नंदीग्राम में संघर्ष लगातार चल रहा था। वहां के जो धरती पुत्र कहा जाता है वो तो शुभेंदु अधिकारी हैं। देखिए,
आपसी बात मैं कहूंगी, जो शाहरुख खान को बुला लेती है और प्रशांत किशोर को बुला लेती है, वो भारी अंदरी का ड्रामा कमी करे तो अच्छा है। लेकिन एक बात मेरे जरूर ध्यान में आ रही थी, क्योंकि ये बात हो रही थी कि ममता दीदी क्यों लड़ रही है दूसरी सीट से, तो शायद ये भी तो समझे। मेरे सामने 4 पन्नों की लिस्ट पड़ी कि कौन कौन छोड़ के गया। अरे जब पार्टी में नेता ही नहीं लड़े रहेंगे तो कोई तो लड़ेगा सीट पे से। बचा ही कौन है इनकी पार्टी में? इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। और ये इनको चुप कराइए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, ना मैं किसी के ऊपर बोलूंगी, ना मैं अपेक्षा रखूंगी मेरे ऊपर कोई बोले। मैं आपसे प्लीज विनती करती हूँ, ऐसे आवाज कटती है। बादल देवनाथ एक एक करके बात करते हैं। सर नुपुर अपनी बात पूरा कर ले, आपके पास मैं आऊंगा, वक्त आपको पूरा मिलेगा। पहले भी अब वक्त आपको पूरा मिला है बादल देवनाथ। हाँ देखिए, ऐसा है अनंत जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ऐसा है अनंत जी, जब पार्टी खाली हो गई है, नेतागण ही नहीं बचे, तो कोई तो चुनाव लड़ेगा ही ना। अब बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि सारे दागिया आपकी पार्टी में थे? क्या टीएमसी में दागिया भर रखे थे जो आप कह रहे हैं? आप अपने ही पुराने नेताओं के, कल जो आपके नेता थे आज अब वो दागिए हो गए और अब बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। इतना जरूर बता दूं, जैसे मुकुल दाग के चक्कर में कोई भी उनके खिलाफ जांच पड़ताल रोकी नहीं गई है, उनको सीबीआई और ईडी दोनों ने हर महीने बुलाया है, अगस्त, सितंबर और नवंबर के अंदर पिछले साल। तो मैं इतना बता दूं, जिसके खिलाफ जो जांच पड़ताल चल रही है वो तो जारी रहेगी। और बताइए ना, बिल्कुल ये बात तो साफ कर दी गई कि जो लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में उनके खिलाफ जो जांच पड़ताल चल रही है वो जारी रहेगी। मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच बड़ी खबर ये कि बंगाल के मिदनापुर में हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है और इस हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर है। शुभेंदु अधिकारी रैली भी निकाल रहे थे। उस रैली में भी आपने कल देखा कि जहां पर उस रैली पर भी हंगामा हुआ था, वहां पर पत्थरबाजी भी की गई थी और अभी फिर मिदनापुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन संगीत रागी, फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये खून खराबे की राजनीति ही है क्या? बंगाल में जब तक चुनाव चलेंगे तब तक यही हम देखेंगे? इसी परिपाटी को लेकर के ममता आगे बढ़ेंगी? देखिए बंगाल राजनीतिक हत्या की संस्कृति के लिए अभिशप्त हो चुका है। जो काम जिसकी नींव वामपंथियों ने की थी, क्योंकि उनके दर्शन में ही एक प्रकार के राजनीतिक हत्या की संस्कृति है। ये कोई भारत ही नहीं है, दुनिया के जिस जगह पर वामपंथ का शासन है वहां की हत्या की राजनीतिक संस्कृति जन्म लिया है। दुर्भाग्यवश ममता बनर्जी ने उस हत्या की राजनीति को आगे बढ़ाया है। आप सोचिए, पंचायत चुनाव को याद कीजिए। पंचायत चुनाव के दरमियान 2500 लोग भाग करके झारखंड के विभिन्न जिलों में शरण लिए हुए थे। चुने हुए लोग, जो ग्रामीण स्तर पर चुने हुए लोग थे, वो भी डर करके भागे हुए थे। तो ये ममता बनर्जी का जो व्यवहार है वो लोग के लिए कोड है। मैं समझता हूँ जनता इसका समय पर जवाब देगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी के गुंडे हमला नहीं करें। हमला अगर हो जाए तो पुलिस को कम से कम संरक्षण देना चाहिए, पर पुलिस भी गुंडों के साथ खड़ी हो जाती है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस राज्य का, और इसलिए नौकरशाही का राजनीतिकरण तो हमने देखा है, पर अपराधीकरण यदि किसी प्रदेश के अंदर नौकरशाही का है तो पश्चिम बंगाल में। क्या जी नेताजी के बर्थडे पर देश प्रेम दिवस मनाया जाएगा, ऐसा कहा गया? ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो इस ऑर्डर से खुश नहीं है, क्योंकि ऐसे में डिक्लासिफिकेशन करना चाहिए था, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहिए था, बट जिस वेस्ट बंगाल में वोट है इसको देख करके ये सब किया जा रहा है। क्या कहना है? देखिए कि राजनीतिकरण तो देखा है अपराधियों का, जो अधिकारी है उनका, लेकिन अपराधीकरण नहीं देखा है। नाजिया इलाही खान, ये कौन सी परिपाटी पश्चिम बंगाल में सेट की गई है? पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल यही झेल रहा है। बीजेपी के, आरएसएस के अनेकों कार्यकर्ता मारे गए। उनका तमाम लोगों का आरोप यही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्याएं की हैं। सुनिए, कल मेरे भी कार्यकर्ता का हत्या ही हुआ है। देखिए बात साफ है, पिछले 9 साल से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को मानी ही नहीं है दीदी। हाई कोर्ट का उल्लंघन उनको करने की आदत है और उनके लोगों को भी करने की आदत है। छोटे छोटे काउंसिलर भी अपने आप को चीफ जस्टिस से ऊपर ही समझते हैं, चीफ जस्टिस से ऊपर ही समझते हैं। कानून को मानने का इनका कोई मतलब ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सरकार जिसको भी मार डालेंगे पकड़ाएंगे। संजय सरकार, मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब देने के लिए बहुत वक्त होगा। आरोपों की लंबी फहरिस्त आपके ऊपर है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चीजों को इन्होंने अपना हथियार बनाया हुआ है, अपना हथियार बना लिया है। एडुकेशन पे कोई काम हुआ नहीं। आज ये लोग मंच पर लेकर के बैठ रहे हैं मौलवी मुल्लाओं को। मौलवी मुल्लाओं के लिए भी इन्होंने कोई काम नहीं किया।
पार्शियलिटी में इन्होंने इमाम भाता स्टार्ट किया था, इमाम को पैसा देना स्टार्ट किया था ताकि हिंदू जो हैं वो आकर्षित, वो परेशान हो, वो अग्रेशन में आए। तो इस तरीके की सांप्रदायिकता इन लोगों ने फैलाने की कोशिश की है, इसलिए आज बौखलाई नहीं है। ठीक है, नाज़िया अली खान, वापस मैं लौट रहा हूं। संजय सरकार काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय सरकार बताइए, ये आरोप झूठे हैं क्या? जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगते हैं, आरोप झूठे हैं क्या? बीजेपी की हालिया जितनी रैली निकली, जितनी जनसभाएं हुई, वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, बम फेंके, पत्थर फेंके, ये तस्वीरें झूठी हैं क्या? भाई साहब 10,000 केसेस के नंबर तो मैं बता दूंगी आपको, आप तो मानना ही नहीं चाहते। आप कानून मानते हैं क्या? आपके पुलिस ऑफिसर तो কালকে দক্ষিণ স্টেশনের ক্যানিং একই ঘটনা ঘটেছে। টিএমসি যে অপরাধীকরণ করেছে এখানকার রাজনীতিকে, সমস্ত অ্যান্টি সোশ্যালদের পার্টির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার পরিণাম হচ্ছে এটা, গুলি বম বন্দুক দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলা সব ভেঙে পড়েছে, পুলিশের কোনো কন্ট্রোল নেই, মমতা ব্যানার্জির কোনো কন্ট্রোল নেই। কেন্দ্র সরকার 23 জানুয়ারিকে পরাক্রম দিবস ঘোষণা করেছে এবং माननीय प्रधानमंत्री माननीय देखिए सायरा शाह अलीम, दिलीप घोष भी वही बात करें जिसकी चर्चा हम लगातार करते थे कि गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके जिम्मेदार अगर टीएमसी नहीं तो और कौन है? नहीं, ये बात से मैं सहमत हूं कि टीएमसी में कुछ व्यक्ति हैं, कुछ गुंडे हैं जो नारदा शारदा स्कैम में फंस गए थे, चिट फंड स्कैम में। तो फिर अब देख लीजिए, अभी उन लोगों ने आगे क्या चारा समझा, उनने सोचा कि भाजपा से में ज्वाइन कर लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे छटे हुए जितने भी कैंडिडेट्स थे, जिनको हर तरह की सारा शालीम, अगर आप ये मान रही हैं कि टीएमसी में वो तमाम लोग शामिल थे जो कि नारदा शारदा में आरोपित रहे हैं, उसमें संलिप्त रहे हैं, तो टीएमसी की सरकार ने अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज दिया उनको? भाजपा को इतना ही नहीं, मैं सारा शालीम बात को, अगर उनको इतना नहीं, मेरा सवाल ये था कि पहले कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसकी बात आप कर लीजिए कि अगर इतने ही गलत लोग वो थे, उनके ऊपर आपको यकीन है कि तमाम लोग नारदा शारदा में शामिल थे, तो अब तक ममता सरकार ने सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज दिया उनको? हाँ, तो वो गलत बात है, उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए था। और यानी सरकार की रजामंदी थी, चुन के ममता बनर्जी का बैकअप था उन लोगों को, गुंडे थे, उनकी बैक सपोर्ट थी उन लोगों को। भाजपा उनको ले रही है अपनी पार्टी के अंदर, अपने दल में ले रही है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भाजपा जो पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है। ठीक है, टीएमसी को जब पता ठीक है सारा है कि उनने अपराध किया है, ठीक है, अपराध किया ठीक है सारा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जो जांच लोगों पर चल रही है लगातार चलती रहेगी। नुपुर कुछ कहना चाह रही, जवाब देना चाह रही इस बात का। नुपुर जवाब दीजिए, ये गंभीर आरोप है बीजेपी के ऊपर। क्या नीति चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? भैया खुला बता दीजिए देश के नागरिक, क्या गुप्त ये आप लोगों का एग्रीमेंट है? सारा अलीम, एक एक करके बात करते हैं। आपने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा हमारे साथ हैं, उनको जवाब तो देने दीजिए इस बारे में, जवाब तो देंगे अपने सवाल का आप। नुपुर, इन्होंने लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं इनके बेनिफिट के लिए दोबारा दोहराऊंगी अपनी बात। अगर हम वॉशिंग मशीन है तो क्या टीएमसी दागिया पार्टी थी क्या? और दूसरी बात, जब तक कि कोई कोर्ट ने किसी को गिल्टी होल्ड नहीं किया तो इनके लिए स्कैमस्टर हो गए भैया। इसमें तो डेफेमेशन ही बन जाएगा, सिर्फ सिविल नहीं बन जाएगा। और दूसरी बात, कमाल नहीं, कानून सिखा रही हो तो आपको आता नहीं, लेकिन आपको इतना, मैं इतना जरूर कर, स्कैम में तो दीदी का खुद का नाम था। आनंद जी, आपको चुप करना पड़ेगा। मैं ये नलके पे खड़ी हुई आंटियों की तरह नहीं लड़ सकती, मैं नलके के ऊपर खड़ी हुई आंटियों की तरह नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सायरा शाह अलीम जी को बिल्कुल कानून की अकल है नहीं, शायद इनको सिखाना पड़ेगा। जिनको ये कैंसर बोल रही हूँ मैं, दीदी का भी तो नाम है, दीदी तो अपने ही पुलिस कमिश्नर के राजीव कुमार के चक्कर में धरने प्रदर्शन में बैठ गई थी। कोई भूल सकता है क्या? कोई ये भी भूल सकता है कि कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई के ऑफिशियल्स को हिरासत में ले लिया था? कोई ये भूल सकता है कि दीदी की कलकत्ता पुलिस ने आर्मी को रोक दिया था, बीएसएफ के जवानों को उन्होंने हिरासत में ले लिया था? भैया लास्ट हमने जो चेक किया था, कलकत्ता अपने आप में देश नहीं है, हमारे देश का एक राज्य है, और कुछ भी हो जाए उनको केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। ये गुंडों की बात कर रही है ममता दीदी ने। हमारे लोकतंत्र में संवैधानिक तौर तरीके से चुनिंदा प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था मोदी को थप्पड़ मारूंगी। ममता दीदी ने स्टेज से मोदी जी के लिए कहा था मोदी को थप्पड़ मारूंगी। तो दीदी क्या हुई? महागुंडी हो गई। ऐसे तो क्या बोल रही है ये? और ये मरीज झापी, ये इनकी पार्टी है, ज्योति बासु की सरकार
सबकी जमानत जब्त हो गई थी, या बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिफ्ट करूंगी, जरूर पढ़ के आइएगा। Zaira Salim, you will sound informed, which you don't otherwise. I would urge you to read the law. ठीक है। I would urge you to study and come सारा up with शालीन की the बातों का आपने जवाब दिया नुपुर, लेकिन कई आरोप भी लगाए। मैं चाहूंगा कि बादल देवनाथ उस बात का जवाब दें कि क्या तानाशाही चलती है कि पश्चिम बंगाल में आप हर सेंट्रल एजेंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। बातें ना करें। नहीं, नर्वस पे दिख रही है। सुनिए नूपुर मैडम को आज क्या हो गया? नूपुर मैडम क्या क्या बातें कर रहा है? नूपुर मैडम राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या क्या बोल रहा है नूपुर मैडम को? तो आज से 3-4 साल से इनके साथ डिबेट कर रहा हूं मैं। नूपुर मोदी जी का ममता बनर्जी कब कहा थप्पड़ मारेगा? कब क्या बात कर रहे हैं आप? दिखा दूं मैं आपको स्पीच दिखा दूं। रसगुल्ले में कंकड़ भेजूंगी। मैं नहीं मानती प्रधानमंत्री को। 2019 के चुनाव में सो रहे थे क्या? कहा है उन्होंने 2019 के चुनाव में मैं रसगुल्ला में कंकड़ भेजूंगी, थप्पड़ मारूंगी। तो मोदी जी ने कहा था, अरे दीदी आपको थप्पड़ भी मंजूर है, सोते हुए प्रवक्ताओं को मत बुलाया करो। आनंद जी, ऐसे प्रवक्ता बुलाओ जो अवेयर हो, ऐसे प्रवक्ता बुलाया करो जो न्यूज सुनते पढ़ के आया करे, ऐसे प्रवक्ता बुलाया करो जिनको होश हो के बैठेंगे आप टीवी के ऊपर। क्या भूल सकते हैं आप बंगाल के अंदर साइक्लोन था, तो किस तरीके से ममता दीदी की सरकार ने केंद्र सरकार का फोन तक लेने को इनकार कर दिया था। पैसे भिजवाए थे मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसे भिजवाए थे साइक्लोन में। फरवरी मार्च 2019 में पैसे दसारे भी नहीं, यहाँ पर बोला करने। अरे कंकड़ भेजोगे, थप्पड़ मारोगे, चलो आपको थप्पड़ भी मंजूर है। जिस तरीके से आपने हमारे 150 कार्यकर्ता मारे, आप बंगाल की जनता, बंगाल का मतदाता आपको इसका जवाब देगा। अरे आप बताइए, नंदगी ग्राम में मार्टरडम डे में दीदी क्यों नहीं गई? इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्टरडम डे नंदीग्राम के अंदर जो दीदी कहती है मेरा है, वहां क्यों नहीं गई? शुभेंदु अधिकारी जी से डर लग गया था। अरे दीदी डर गई, अरे दीदी डरपोक है, और ये इनके होशो हमारे खुद के प्रवक्ता, ये डरपोक दीदी के प्रवक्ता है। अरे पढ़ के आया कीजिए, आपको कोई नुपुर की बात तो ठीक है नुपुर की राजनीतिक डर तो कहीं ना कहीं है, इसलिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। और बादल देवनाथ जो जिक्र जिस बयान का जिक्र नुपुर ने किया था वो मई 2019 का बयान है ममता बनर्जी का, जिसके ऊपर उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी बयान सामने आने के बाद, जब उनको निशाने पर लिया गया, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाया था। पार्टी का नेता होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सभी लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके ऊपर जो दाग हैं उन दागों को आप भले ही अच्छा बताएं, लेकिन कम से कम ये आपको पता हो कि आपके नेताओं ने, आपके प्रमुख ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं वापस लौट रहा हूं। इसी बीच बड़ी खबर ये कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा होने जा रहा है। नेताजी पार्क कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी घोषित किया गया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर अब से मनाया जाएगा और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में होंगे और नेताजी पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन संगीत रागी में जानना यह चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे पहले दौरा, उसके बाद अमित शाह का दौरा, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं का सिलसिलेवार दौरा, हर दौरे के बाद हमने देखा कि जितनी जनसभाएं हुई, जितनी रैलियां हुई, लोगों की जो भीड़ है, जो समर्थकों की तादाद है, वो लगातार बढ़ती गई। ये बढ़ती हुई तादाद ही क्या टीएमसी के डर का कारण बन रही है? में कोई दो राय नहीं है कि 10 साल के पश्चिम बंगाल में ममता दी के शासन ने वहां के, खास करके मैं कहना चाहूंगा, हिंदुओं को बहुत नाराज किया है। हिंदुओं को इस बात का डर लगने लगा है कि यदि ममता बनर्जी की सरकार रही और मुस्लिम तुष्टीकरण इस प्रकार से जारी रहा तो नोआखाली, मालदा और बसीरहाट हिंदू के बारे में, सनातन धर्म के बारे में चैलेंज करता हूं, आप लोग तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। बंगाल का बादल देवनाथ एक एक करके बात करेंगे। देखिए बादल देवनाथ, इतनी हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग टीवी पर आते हैं उनको टीवी का डेकोरम कम से कम पता होगा, जो डिस्कशन होता है उसका डेकोरम कम से कम पता होगा। एक को सुनने के बाद अपना जवाब आप देंगे तो लोग भी समझ पाएंगे, अपनी बात भी आप कह पाएंगे। संगीत रागी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब मैं मेरा बंगाल के सवाल आपने पूछा था, मालदा और बसीरहाट के बाद
जो सरस्वती पूजा है और दुर्गा पूजा का विसर्जन के बाद जो एक डर मन में व्याप्त हुआ है, इससे उनका मन में पोलराइजेशन जरूर हुआ है और भाजपा के प्रति वो बहुत आकर्षित हुए हैं। उनको लगा है कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के वोट लेने के खातिर बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ के बसाने की साजिश रखी है और यदि जनसंख्या की रफ्तार यही बढ़ती रही तो पश्चिम बंगाल कश्मीर के नजदीक पहुंच जाएगा आने वाले कुछ एक दशकों के अंदर। तो ये एक डर तो है। दूसरी बात, जो बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें भी उनको बहुत उनमें भी नाराजगी है ममता बनर्जी को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक प्रकार का उनके मन में सकारात्मक। आपका आरोप है कि रिलीजियस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती है, टीएमसी करती है। बादल देवनाथ बड़े बेचारे जवाब देने के लिए। बादल देवनाथ जवाब दे दीजिए कि क्या बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग नहीं करते हैं? अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर आपको कुछ उदाहरण मैं दूंगा। मेरा आंसर पहले ले लीजिए जी, बताइए। मैं मोदी जी को मैं उत्तर दे संगीत जी नुपुर जी को कहिए पहले मैं नेताजी को सम्मान क्यों नहीं दिया गया है? हम लोग 50 साल से कितने दिनों से। बादल देवनाथ सवाल पर रहिए, देखिए सवाल पर रहिए, भाषण पर मत आइए, सवाल पर रहिए। सवाल आपसे ये कि आरोप है टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं। आपकी राजनीति की धुरी धार्मिक तुष्टीकरण ही है। क्यों देश प्रेम को घोषित नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? बादल देवनाथ सवाल तो सुन लीजिए। सवाल मेरा है कि आपके ऊपर आरोप है कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर अपने वोट बटोरते हैं। इनकार करेंगे इस बात से आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसका जवाब मैं ऐसे दे रहा हूं। ओम नमः शिवाय शांत करते हे तब निवेदयामि चतंतं गौती परमेश्वर ओम नमस्ते विपक्को नमस्ते दिव्यचो कृष्ण पिनाकस्ते वजवस्ते नमो नमो तिशूलस्ते दंडो पाशं शिव नमोस्ते त्रिलोकनाथ भूतानं पते नमो ओम। बादल देवनाथ मंत्रोच्चारण आप कर रहे हैं, मुझे वाकई याद आ रहा है कि जब कुछ लोग जनेऊ पहन करके मंदिर घूमने लगे थे, कैमरा सामने आते ही वही चीज आप भी यहाँ पर कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों धार्मिक यात्राओं को, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, क्यों धार्मिक यात्राओं को परमिशन नहीं जाती? दिल में रखते हैं, पार्टी का स्लोगन नहीं बनाते हैं। हाँ। नहीं बनाते हैं। पार्टी का स्लोगन आप लोग नहीं बनाते। बता दीजिए यहाँ आपके इस इनकार के ऊपर नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही है। नुपुर शर्मा, देखिए यहाँ मंत्रोच्चारण करने से क्या होगा? बिल्कुल। बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डाला जाता है और आप क्या बात कर रहे हैं? 6 बार ये सबके ऊपर क्यों चिल्ला रहे? क्या इनको क्या परेशानी है इनको? इनकी तो घबराहट अभी नजर आ रही है बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 बारी ममता दीदी सरकार को लताड़ा है कि आप सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है। प्लीज इनकी आवाज बंद कीजिए। मैं किसी के ऊपर चिल्लाने नहीं आई हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी की बकवास सुनने आई हूँ। यहाँ मंत्रोच्चारण करने से क्या होगा? ममता दीदी के सामने 2 लड़कों ने जय श्री राम क्या बोल दिया, मार पिटवा दी उनको जेल में डाल के। भारतीय जनता पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं को आपने किस बेरहमी से मरवाया सबको पता है। मनीष शुक्ला तो दिन दहाड़े थाने के सामने गोली से मार दिया गया था। और ये कोई ये ना भूलेगा 6 बारी गिन के कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपको लताड़ा खींच दिया है ममता दीदी की सरकार को कि आप लोग मुहर्रम प्रोसेशन अलाउ करेंगे, हनुमान जयंती नहीं करेंगे, आप दुर्गा देवी का विसर्जन अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप ईदी ढंग से बनवाएंगे। सब जानते हैं किस तरीके से इमाम के लिए आपने स्टाइपेंड शुरू किया। अब जैसे जैसे चुनाव आया तो नेताजी याद आ गए। वैसे याद नहीं आ रहे थे आपको नेताजी, वैसे आपसे फाइल डिक्लासिफाई नहीं हो रही थी। आप ना भूलिएगा 3 बारी पोस्टेज स्टैम्प एनडीए की सरकार ने जारी किया है। आप भूलेगा मत कि बार ही मोदी जी 2018 में कौन से चुनाव थे कि मोदी जी उनके सब परिवार यहाँ पे लाल किले में जाके किस तरीके से उनका म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। ना भूलिएगा किस तरीके से आइलैंड उनके नाम के किए गए, 3 आइलैंड बड़े आइलैंड उनके नाम पे किए गए। आपने क्या किया है? छुट्टी दे दो। अब जब चुनाव ठीक है, मैं टीएमसी से भी जानूंगा कि जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने नेताजी का सम्मान नहीं किया, टीएमसी सरकार की तरफ से कौन सा सम्मान को किया गया? लेकिन पामेला गोस्वामी, सवाल ये है कि चुनाव हो तो उनको गुरुदेव याद आएंगे, चुनाव हो तो उनको नेताजी याद आएंगे, चुनाव हो तो उनको देवी देवता याद आएंगे, चुनाव हो तो टीवी पर बैठकर मंत्रोच्चारण करेंगे। चुनाव से पहले के दिनों में सारी बातें कहां चली जाती हैं? देखिए,
पहले बात तो है कि 11 साल में ममता बनर्जी आज जो बोल रहे उनका भूमि है, उनका क्षेत्र है नंदीग्राम, वो 11 साल में एक बार भी नहीं गया, 11 बार तो छोड़ ही दीजिए। और सेकंड बात, जो लाशों के ऊपर खड़ा होके ममता बनर्जी आज ममता बनर्जी बना है, वो सब शहीद परिवार के पास भी एक बार के लिए भी ममता बनर्जी ने नहीं गया। और जो लड़की, जो एक लड़की था, वो भी जो लड़की तापसी मलिक, वो भी अपना जान दे दिया ममता बनर्जी का इस आंदोलन का एक हिस्सा बनके, उसको भी नाइंसाफी नहीं मिला। सो ममता बनर्जी क्या वो शहीद परिवार के सदस्यों को एक नौकरी नहीं दे सकता था? आज उनके लिए तो ममता बनर्जी खुद माननीय मुख्यमंत्री बना है। तो ममता बनर्जी वोट के पहले ही सिर्फ राजनीति करता है, उधर जाके कुछ पैसा वगैरह देने का भी अलाउंस करके आया है। पर हम लोग पहले भी देखे हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम में ममता बनर्जी बोला है हर एक क्लब को 50,000 रुपया करके देगा, और वो 50,000 वाला का चेक भी बाउंस हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ममता बनर्जी सिर्फ वोट के पहले ही राजनीति करता है, और बाकी टाइम ठीक है। मैं वापस हो रहा हूँ नाज़िया इलाही खान, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जय श्री राम के नारे से आपत्ति इनको, जो जय श्री राम के नारे लगाए उनको जेल में डलवा दें, हनुमान जयंती से आपत्ति इनको, दुर्गा विसर्जन से आपत्ति इनको, और कहते हैं कि हम धार्मिक राजनीति नहीं करते। नाज़िया, अब तक आवाज पहुंची मेरी? जी जी। दीदी की जब मृत्यु होगी तो राम का नाम नहीं लिया जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, ये वो नेशनल टेलीविजन पे बोल सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अगर आप किसी और धर्म के भगवान को आप मान्यता नहीं दे सकती हैं, आप अपने धर्म के भगवान को मान्यता नहीं दे सकती हैं, तो आप मुसलमानों को किस चीज की लालच दे रही हैं? मुहर्रम की एक दिन की छुट्टी से मुसलमानों के सारे काम हो गए क्या? मुहर्रम की एक दिन की छुट्टी से आपने हिंदू और मुसलमान के बीच में जो तफरका बना दिया है, आज हम लोगों को सही से उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुहर्रम की एक दिन की छुट्टी दिखा करके, लालच दे करके आप मुसलमानों के दिल में जगह बनाने की जो कोशिश में लगी हुई है, वो जगह बनी नहीं है। मदरसे की हालत खराब है, मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है, मुस्लिम लड़के जेल में ज्यादा है। आप जाकर के देखिए ना, 65 से 68% तक मुसलमान ही जेल के अंदर है पश्चिम बंगाल में। तो ये जो मुस्लिम ट्रिपल तलाक पे दीदी ने कभी कोई पक्ष में बात नहीं की मुस्लिम महिलाओं के। आज तक ट्रिपल तलाक की जो लेडी थी वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। तो नाज़िया इलाही खान, क्या आप ये कह रही हैं कि अगर ये धार्मिक राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर वोट बांटते हैं, तो सिर्फ लफाजी के सहारे ही काम, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ? जिनके सगे बनते हैं काम, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ? नाज़िया इलाही खान, क्या आप ये कह रही हैं? मैं सिर्फ 20 सेकंड चाहूंगी आपसे कि आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मंच पर मुल्लाओं को खड़ा किया जा रहा है, मैं साफ तरीके से कहना चाह रही हूँ कि सब मुसलमानों को बेवकूफ बना के फिर से उनको वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, संजय सरकार जवाब दिए इस बात के ऊपर। संजय सरकार जवाब दिए इस बात के ऊपर कि अगर आप धार्मिक राजनीति कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ लफाजी के सहारे लोगों को सिर्फ लफ्जों से बेवकूफ बना रहे हैं, काम उनके लिए भी कुछ नहीं। आपको बता रहा, हम लोग को नहीं सर, किसी के लिए तो ईमानदार रहिए ना। आपको चैनल में बैठने से काफी नहीं, आपको चैनल में बैठने से काफी कंपलसरी में बैठने पड़ता है, कंपलसरी वोटिंग में, क्यों बोलने का मौका आपको चैनल में बिल्कुल नहीं मिलता। हम बोलने चाहते तो बोलने नहीं देता। तो मैं एक शायद आपको पूरा मौका दिया सर, अपनी बात आप पूरी रखिए। नहीं, आप कहाँ बात, हम बात करने चाहते तो बात नहीं मिलता। समाज जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसान को कीमत कहा जाने, जो धान का कीमत दे ना सके वो किसान का कीमत कहा जाने। ठीक है, हम कोई मुल्ला उसको कभी नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। मेरे पास हिंदू भी जैसे मुसलमान भी वैसे हैं। ठीक है, मेरे पे हिंदू भी जो, मुसलमान भी, ईसाई भी जो, सिख भी वही है। हम किसी को एक विशेष संप्रदाय को लेकर नहीं चलते, हम सेकुलर पार्टी है, सबको लेकर चलता है। ठीक है, में जो बाड़ी बोला है ना, दुर्गा पूजा करने के लिए, नहीं, दुर्गा पूजा बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाकर केस किया था, हाई कोर्ट में। उसके अलावा बंद तो नहीं कर पाया, लेकिन बिल्कुल दुर्गा पूजा दीदी हुआ। उस पहले 25,000 रुपया करके दिया जाता है, 50,000 दे रहा, क्यों मालूम है? इस पर चंदा उठाने के लिए पूरा। ठीक है, किसी को संजय सरकार में इस बारे में संगीत आगे से जवाब लोगों ने, उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है कि आप कह रहे हैं धार्मिक राजनीति नहीं करते, तो जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं ममता बनर्जी के सामने, उनको आप जेल के अंदर क्यों ठूंस देते हैं? उनका अपराध क्या था? इतना भाईचारक है संजय सरकार। देखिए, आपका यह आरोप था कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। आपकी बात मैंने तत्परता से सुनी सर, पूरा वक्त देखकर। अब आपके लिए सवाल मेरा है, उस सवाल को सुनकर जवाब दीजिए कि जो लोग धार्मिक नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनको जेल में क्यों डाल देते हैं फिर आप? बिल्कुल नहीं डालते, ये गलत बात है। अब ये सफेद झूठ है सर, अब ये सफेद झूठ है, ये सफेद झूठ है संजय साहब, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने दो लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए
तत्काल तौर पर उठाकर मारपीट कर उनको ठूस दिया गया था जेल के अंदर। अब अगर आप आंखें बंद करके जवाब देंगे तो सर कोई फायदा नहीं होने वाला। किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है। नहीं वो क्या बोला, बोले देश। चलिए ठीक है, एक बात के ऊपर आपने नकार दिया। अब दूसरी बात बताइए, जो धान की कीमत की बात आपने की है, आप मुझे बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही कितने प्रतिशत लोग हैं जो खेती में जुड़े हुए हैं? कितना रकबा है खेती का पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए बंगाल में 68% आदमी है जो खेती से डायरेक्ट जुड़े हैं। उसका 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कार्ड दिया, मोदी जैसे भीख नहीं दिया है। हाँ। मोदी जैसे भीख नहीं दिया। 6,000 किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, संजय सरकार, फिर मैं दुरुस्त करता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। किसान सम्मान निधि जो योजना लागू की गई थी वो केंद्र की तरफ से लागू की गई थी, जिसको कि ममता सरकार ने अभी तक रोक के रखा। जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दी थी उनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये आप सच बोलिए, टीवी पर बैठकर झूठ मत बोलिएगा संजय सरकार, खासतौर पर इस शो में बैठकर झूठ नहीं बोल सकते। संगीत रागी, ये कोरा झूठ क्यों? ये कोरा झूठ क्यों? जय श्री राम के ऊपर नारे लगने पर क्या लोगों को अंदर नहीं डाला गया था? क्या दुर्गा विसर्जन की यात्रा नहीं रोकी गई थी? क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के योजना सरकार की नहीं है? किसान सम्मान निधि जो केंद्र की तरफ से योजना लागू की गई थी उसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया गया था। बल्कि ममता बनर्जी साहिबा गाड़ी से उतर के आपने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है। अब ममता बनर्जी ये सफाई क्यों दे रही है? सफाई इसलिए दे रही हैं, या उनके प्रवक्ता सफाई इसलिए दे रहे हैं कि जो उन्होंने दुष्कर्म किया है हिंदू समाज के प्रति, जो एक प्रकार के गलत भाव से जिन्होंने काम किया है, उनका अब हिंदू समाज उनको एक्सपोज कर रहा है। नतीजा यह है कि अब उनके प्रवक्ता सफाई देते फिर रहे हैं। अरे भाई, जिस समय आपने मौलानाओं के लिए जब आपने राशि घोषित की थी, आप मंदिर के पुजारियों के लिए भी घोषित कर देते। बादल जी, आ रहा हूं आपकी बात, संगीता की जवाब पूरा करें, मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूं, वापस में लौट रहा हूं। बादल जी, आ रहा हूं आपकी बात, संगीता की। आप नहीं कर रहे संगीत जी। देखिए बादल जी, आप चाहे जितना चिल्ला लें, आपके लिए भी एक चेतावनी है। अभी आपकी राजनीति आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से वहां बांग्लादेशी पॉकेट्स छूट रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी बहन बेटियों का भाग्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आप कश्मीर झेलेंगे। कश्मीर के ब्राह्मण भी एक समय ऐसे ही मंत्र पढ़ा करते थे, उनके दिन देखने को आ गए। आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं। कहा जाता है कि इतिहास की गलतियों से हम शिक्षा लेते हैं, लेकिन बंगाल का हिंदू इतिहास की गलतियों से लगता है वक्त कम बचा। बहुत संशय में बादल देवनाथ जो संगीत रागी ने आरोप लगाया उनका जवाब दीजिए। साथ ही साथ ये भी दीजिए कि जो पार्टी जब लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं उनसे भी तोलाबाजी करती है, उनके लोग उनसे भी टैक्स लेते हैं, उनसे भी वसूलते हैं पैसा, वो पार्टी किस मुंह से जाएगी लोगों के पास वोट मांगने के लिए? आनंद जी, आंसर नहीं लिया आपने। जी बादल जी। आनंद जी, मेरा आंसर ले लीजिए। बताइए सर। संगीत त्यागी जी को एक लाइन में अपना बात तो खुद नहीं कहना चाहता हूँ। संगीत जी, आसाम, बिहार, झारखंड, हर राज्यों में, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर धर्म के चर्चा पर ले जाते हैं, मैं वेद के ऊपर, संगीता के ऊपर, आप इधर उधर की बात करेंगे सर तो बात हो नहीं पाएगी। चर्चा में वक्त मेरे पास वैसे ही कम था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नुपुर शर्मा, संगीत रागी, पामेला गोस्वामी, नाज़िर अली खान, सारा शाह अलीम, संजय सरकार और बादल देवनाथ, आपका हम तो जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो पार्टी किसानों की बात कर रही है आज की तारीख में, जो पार्टी हिंदुओं की बात कर रही है आज की तारीख में, जिस पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उस पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया, आंख खोलकर, कान खोलकर ये बात जांचेगा जरूर आप। नमस्कार।